So good morning all. In our last class, we started the chapter Nationalism in India, and now we'll proceed with the chapter. Till our next class, we have completed the Rowlatt Act. कि Rowlatt Act क्या था और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रोटेस्ट क्यों हुए थे, किस तरीके से इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था, फिर किस तरीके से उस पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रिएक्ट किया था. Then we saw the Jallianwala Bagh massacre, जहाँ पे so many people, or we can say so many innocent people were killed, and because of which what happened that there was protest, and this time the protest was bigger one. The British initially thought कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग डर के मारे जो है प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसका ऑपोजिट ही हो गया when the Indians started reacting to it in a very big way. Then we saw obviously the British retaliated, जिससे उन्होंने क्या किया था कि इंडियंस को बहुत ज्यादा इंसल्ट करना शुरू कर दिया, ब्रूटली रिप्रेस किया, उनको मारा पीटा. Because of which Gandhi ji finally called off the movement. Now, so we somehow saw that though this act was a bit larger than the earlier सत्याग्रह जो गांधी जी ने स्टार्ट किए थे, जो हमने देखा था 1916, 17 और 18 में, जो थे अपने चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में, उनसे बड़े थे. भाई कोई लोकल इशू नहीं था, थोड़ा बड़ा इशू था, पॉलिटिकल इशू था. तो पर हमने देखा कहीं ना कहीं ये जो है ये फेल हो गया था. So there were many reasons because of this, because of why it actually failed. एक तो चीज थी कि जो रॉलेट एक्ट है ना, वो जो इससे रिलेटेड सत्याग्रह है वो कहीं ना कहीं सिर्फ सिटीज तक ही लिमिटेड था. ओनली द पीपल बिलोंगिंग टू सिटीज एंड टाउन्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. इट वाज नॉट सच अ बिगर थिंग, एंड बहुत पूरा ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं हो पाया था. तो अब गांधी जी ने सोचा कि इसको क्या करते हैं, अपने और मास लेवल पे मूवमेंट बनाते हैं और इंडिया ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि ऑल लेवल पे सारे इंडियंस जो हैं इस मूवमेंट में पार्ट ले. तो ये कैसे हो सकता है? वी ऑल नो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मेनी रिलीजन, मेनी कल्चर, सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. पर बेसिकली जो है अपनी जो इंडियन सोसाइटी है वो हिंदू और मुस्लिम्स में डिवाइडेड. तो गांधी जी ने सोचा कि जब अगर कोई मूवमेंट जो है वो बड़ा तभी हो पाएगा अगर उसमें एवरी सेक्शन ऑफ इंडिया इज इंगेज. यानी वी नीड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिंदूज, मुस्लिम, सिख, समवॉट, मतलब एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें मेजरली हम बोल सकते हैं कि हमें मुस्लिम और हिंदूज को एक यूनाइटेड मूवमेंट में लाना था, तभी ये क्या है ऑल इंडियन मूवमेंट बन सकता है. At that time, what happened actually? हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ended at this time. और ये जब वॉर एंड हुआ था तो जो ऑटोमन टर्की है ना, वो क्या हो गई थी, वो हार गई थी. ऑटोमन टर्की इज एक्चुअली अ मुस्लिम एम्पायर. जो इनके मेन रूलर थे जिसको हम बोलते हैं खलीफा और इंग्लिश में बोलते हैं कैलिफ, CALIPH. ठीक है, कैलिफ. नाउ ये जो खलीफा या कैलिफ है, इनको माना जाता है स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. यानी जितने भी मुस्लिम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं इनको अपना स्पिरिचुअल हेड मानते हैं. अब जब ऑटोमन टर्की हार गए थे और ये जो ऑटोमन एम्परर थे जिनको हम बोलते हैं खलीफा, जो कि है स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ऐसा रूमर्स हो गई थी एंड समवॉट ऑब्वियसली ट्रू भी है कि एक हार्श ट्रीटी उनको साइन करनी पड़ेगी बिकॉज दे वर डिफीटेड. नाउ बिकॉज दे वर डिफीटेड और ये हार्श ट्रीटी उनको साइन करनी पड़ेगी, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड सारे मुस्लिम जो हैं इस इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे. वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो भी आपने इंसल्टिंग या ह्यूमिलिएशन हमारे खलीफा को सहनी पड़ी है उसको आपको अनडन करना पड़ेगा. आई एम रिपीटिंग, अपने पहले भी देखिए, जब भी वर्ल्ड वॉर होती है और वर्ल्ड वॉर एंड होती है तो जो डिफीटेड जो नेशन होती है उसको क्या करना पड़ता है, उसको जब पीस ट्रीटी साइन होती है तो उनको बहुत कुछ जो है अपने पावर फॉरगो करने पड़ते हैं और जो जीती है उनको देने पड़ते हैं. तो ऑब्वियसली एवरीवन वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द humiliating treaty that the
खलीफा और द कैलिफ हैड टू साइन। अब मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके लिए प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, तो इंडिया वाले मुस्लिम्स भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसलिए जो एक खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी बॉम्बे में मार्च 1990 में, जो बोल रही थी खलीफा के जो टेम्पोरल पावर्स है, टेम्पोरल पावर्स से मतलब है जो उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स थे, उसके अलावा जो उनके पास पॉलिटिकल पावर्स है वो जो है वो उनके पास ही रहने चाहिए, उनसे किसी को लेने का वो राइट नहीं है। यानी जो स्टेट पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो उनके पास रहना चाहिए, किसके पास? खलीफा के पास, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर तो है ही। So all over the world this was going on, and in India also a committee was formed known as the Khilafat Committee, and it was formed in Bombay in March 1990. अब इसके जो मेन हमारे लीडर्स थे वो थे मोहम्मद एंड शौकत अली। ये जो मोहम्मद एंड शौकत अली है, these were two brothers who were actually fighting for the this you can say some kind of insult that was done to the this the खलीफा। नाउ अब क्या हुआ, इन लोगों ने, मोहम्मद और शौकत अली जो है, इन लोगों ने एक मास मूवमेंट स्टार्ट किया इन इंडिया एज वेल। गांधी जी ने देखा ये अच्छा तरीका है, अगर हम इनको अपने साथ मिला लें तो क्या होगा, अपना मूवमेंट क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर गांधी जी ने ये बोला कि हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि यू पीपल ऑल्सो यूनाइट विथ अस। तो जो हम ब्रिटिशर्स से डिमांड करेंगे ना, उसमें हम आपके जो पॉइंट्स है ना, जो खलीफा से रिलेटेड है, वो भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है? आई थिंक यू गॉट इट। एज रिपीटिंग अगेन, ऑब्वियसली गांधी जी वांटेड नाउ टू स्टार्ट अ मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया मूवमेंट। ठीक है? मास मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए अपने को चाहिए हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड करे उसमें। तो अब जो हमारे ये Muslims who were having this problem regarding whatever was done with the Khalifa of the Ottoman Turkey, they were protesting against it. तो इनको बोला आप हमारे साथ मिल जाओ। तो अपने मिल के जो है नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट शुरू करते हैं, जिसमें हम आपके पॉइंट्स भी रखेंगे और जो हम लोग ब्रिटिशर्स से डिमांड कर रहे हैं इंडिया के लिए, वो भी हम लोग उसमें इंक्लूड कर देंगे। So obviously when both the parties started the negotiation, Calcutta session जो हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, उसमें it was requested कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है मिल के लड़ेंगे and they will demand for स्वराज। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नेंस, यानी हमें भी एक तरीके का गवर्नेंस करने का right चाहिए, because this is our country and obviously we have the right and now we are capable, we want to get some kind of freedom in ruling ourselves. And when we will start the non-cooperation movement, we will include the khilafat policies also, whatever their points are, we will be including them. ठीक है? अब हम ये बोलेंगे कि जब गांधी जी ने इस चीज से रिलेटेड बात की थी, तो when I am saying non-cooperation movement, you may ask a question that why non-cooperation movement? Okay, now why non-cooperation movement? Because Gandhi ji believes that British rule is governing over us, or British is able to rule over us only because we are cooperating with them. जब गांधी जी इनिशियली इन्होंने गांधी जी ने एक बुक लिखी थी 1909 में, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। 1909 में गांधी जी रोट अ बुक हिंद स्वराज, and in this he said that British are able to rule over us because the Indians are cooperating with British. Okay, and if we stop cooperating with the Britishers, British will not be able to rule over India even for 1 year. दो ये अल्टीमेटली पूरा ट्रुथ नहीं था, बट ये सेड कि वो हमारे ऊपर इसीलिए रूल करे क्योंकि हम उनकी बात मान रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और इनिशियली भी जब अपने को पता ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, तो कहीं ना कहीं मैनी इंडियन एम्परर्स एक्चुअली many Indian emperors started living with them, or actually many Indian these emperors were
along with them, मतलब उनका साथ दे रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स। सॉरी, जो इंडियंस हैं वो उनका साथ दे रहे थे। किसका? ब्रिटिशर्स का। तो जब इंडियंस ब्रिटिशर्स का साथ देंगे तो ऑब्वियसली तभी ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में इतने क्या हो सके, पावरफुल हो सके। तो इसीलिए गांधी जी ने बोला था कि इफ द इंडियंस डू नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स अपने ऊपर सवाल ही नहीं है कि ज्यादा दिन तक रूल कर सके। फिर गांधी जी ने ये बोला, इसीलिए अपने को क्या स्टार्ट करना चाहिए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने बोला कि हम जो है ये इसको अलग अलग स्टेजेस में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स बताए थे कि पहले क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ, कैसे हम प्रोसीड करेंगे अलग अलग स्टेजेस में। ही सेड सबसे पहले तो हम जो भी ये ब्रिटिशर्स टाइटल्स देते थे ना, सर और ये सारे सरेंडर कर देंगे। मतलब हमें आपने जो भी हमें रिवॉर्ड दिए हैं, जो भी टर्म्स दिए हैं, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हम सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है कि हम किसी उस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेंगे या किसी चीज को एकदम यूज करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज का मतलब है कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना ही हम आर्मी, पुलिस और कोर्ट या लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, जितने भी ब्रिटिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है वो हम नीदर वी विल यूज इट नॉर विल वी बी अ पार्ट ऑफ इट। उसके बाद ऑब्वियसली देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेशन, इन्होंने बोला अगर गवर्नमेंट जो है उसके बाद भी कंटिन्यू करती रही और हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया, अगर हमारे पीसफुल मूवमेंट को इन्होंने बहुत ज्यादा रिप्रेसिव बनाया या वायलेंस यूज किया हमारे ऊपर, तो उसके बाद हम दूसरा मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसको हम नाम देंगे सिविल डिसोबीडियंस, जिसके बारे में वी स्टडी लेटर। Then in 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali moved all over India and they started mobilizing the people कि देखो हम लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, and we are have planning and to have a big movement where we want the contribution of all the Indians. पर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे ना, वो इस चीज के लिए डिलेमा में थे। मतलब दे वर एक्चुअली कंफ्यूज, क्योंकि जो ये बॉयकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शन है ना, इससे रिलेटेड उनको बेसिक कंफ्यूजन था। क्योंकि ये बोल रहे थे कि अगर हम काउंसिल में रह के ही कुछ ऐसा इंडिया में चेंज लाने की कोशिश करें तो वो बेटर होगा, एज कम्पेयर टू हम इसको टोटली क्या करें, बॉयकॉट कर दें। और उनको ये भी डर लग रहा था कि इतनी मास लेवल पे अगर मूवमेंट होगी तो कहीं ना कहीं तो वायलेंस होगी ही होगी। तो सितंबर टू दिसंबर में एक तरीके का टक्कर, कंफ्यूजन था बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस इटसेल्फ। फिर फाइनली मतलब सपोर्टर्स, ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट मीटिंग कर रहे थे। मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कि एक कॉमन कंसेंसस पे ये पहुंच पा रहे थे। बट फाइनली नागपुर में दिसंबर 1920 में इन लोगों ने फाइनली मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, हम लोग क्या लॉन्च करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये हम किस टाइप से करेंगे, कितने स्टेजेस में करेंगे और क्या हमारे प्रोसीजर्स होंगे, वो सारी चीजें जो है वो हम डिसाइड करेंगे एंड देन वी स्टार्ट एंड लॉन्च दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब क्या हुआ, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है हम देखेंगे कि ये अलग अलग स्टैंड्स में हुआ था। अपने इस टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इट स्टार्टेड इन जनवरी 1921। हमने देखा 1920 तक पूरी चीजें डिसाइड हो गई थी। अब 1921 में क्या हुआ कि अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स है उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। पर अपनी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इस मूवमेंट की, लोगों को स्वराज का असली मतलब ही नहीं पता था। पीपल वर मेकिंग देयर ओन इंटरप्रिटेशन, मतलब वो अपने हिसाब से ही मतलब समझ रहे थे। कोई स्वराज का हम देखेंगे, प्लांटेशन वाले सोचेंगे कि गांव में है ना गांधी राज आ गया और सबको है ना लैंड मिल रहा है फ्री में, तो सब लोग भागो अपने घर के पास ही रहेंगे, वहां पे काम करेंगे। विलेजर्स को लग रहा था कि है ना भाई गांधी जी आए हैं, उन्होंने बोला है ना किसी को टैक्स दो ना कुछ करो और अपने हिसाब से अपनी फार्मिंग करते रहो। तो हर जो लेवल हम बोलेंगे या डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ जो पीपल है,
everyone had their own perception of स्वराज, मतलब किसी को पता ही नहीं था कि हम ओवरऑल इंडिया के लिए क्या मांग रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे सब अपने डिजायर्स, अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशंस, अपने जो इमेजिनेशन है या अपनी जो चीज वो चाहते हैं उसके हिसाब से वो क्या करने लग गए, वो स्वराज को इंटरप्रेट करने लग गए और वैसे ही जो है अपना मूवमेंट जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। So when we will start with this movement, we will see first of all how this movement actually started in the town. When we start talking about towns, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि in towns this movement actually started with middle class, जैसे गांधी जी ने बोला था उसी टाइप से। पहले तो स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, जो टीचर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने जो उनकी लीगल प्रैक्टिसेस थी वो करना छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो काउंसिल इलेक्शंस है दे वर बॉयकॉटेड एक्सेप्ट इन मद्रास where Justice Party was a party of non-Brahmin. They thought कि ये एक ऐसा मौका है जब जनरली ये जो इंडिया के ब्राह्मण मतलब जो हिंदू के सबसे अपर कास्ट ब्राह्मण्स है वो कहीं भी हमें इम्पोर्टेंस लेने नहीं देते, तो ये एक मौका है कि जब सब लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं काउंसिल इलेक्शन को, तो हम लोग इसमें पार्ट ले लेते हैं, तो एटलीस्ट वी विल गेन सम पावर. So that is why this one party, Justice Party in Madras, did not boycott the council election and इनके अलावा बाकी सब जो लोग हैं उन्होंने council election को भी boycott किया था. And we know why they did it, because they wanted some kind of power, because they thought ऐसे तो ये जो Brahmins है because of the caste system they are not giving any power to the non-Brahmins. नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया कि जितने भी फॉरेन गुड्स थे इनको बॉयकॉट किया. लिक्वर शॉप्स पर टिकटेड. टिकटेड का मतलब क्या होता है, जो शॉप होती है उसका जो फ्रंट डोर है उसको कवर कर देते हैं, मतलब उसके आगे सारे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं ताकि ना कोई वहां से अंदर जा सके ना कोई बाहर जा सके, बिकॉज अपने को पता है पीसफुल थे तो ऐसे कुछ मतलब वायलेंस नहीं हुआ था, बट अलग अलग तरीके थे ये बॉयकॉट करने. देन फॉरेन क्लॉथ जो है उसको ह्यूज बॉन फायर्स में बर्न कर रहे थे, बिकॉज दे सेड वी विल नॉट यूज एनी ऑफ दी फॉरेन गुड्स, स्पेशली जो ब्रिटिश मेड गुड्स है. अब उसके बाद ऑब्वियसली हमें पता है ना वो बाहर से आया हुआ कोई सामान खरीद रहे थे, नीदर वर दे बाइंग द क्लोथ्स दैट वर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन और एनी टाइप ऑफ गुड्स जो कि बाहर से आ रहे थे. इसका हम बोलेंगे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ ऑन द ब्रिटिश इकोनॉमी. कैसे? एंड ऑल्सो ऑन इंडियन इकोनॉमी. ब्रिटिश इकोनॉमी में कैसे हुआ, जो इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स है वो इंडिया में हाफ हो गया बिटवीन 1921 टू 1922. जस्ट इमेजिन, जो ट्रेड होता था वो पहले होता था ₹102 करोड़ का, जो रह गया 57 करोड़. दैट मीन्स ऑलमोस्ट हाफ हो गई थी जो हम ट्रेड कर रहे थे फॉरेन गुड, जो हम बाहर से मंगवा रहे थे फॉरेन क्लॉथ. बहुत सारी जगह पे तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने बोला कि हम फॉरेन गुड्स में ना तो हम ट्रेड करेंगे और ना हम फॉरेन गुड्स को फाइनेंस करेंगे. उसके अलावा जो बॉयकॉट जैसे जैसे सब जगह स्प्रेड हुआ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, पीपल स्टार्टेड डिस्कार्डिंग द इम्पोर्टेड क्लोथ्स और सिर्फ क्या कर रहे थे, इंडियन मेड गुड्स ही यूज कर रहे थे. और इससे जो है अपने इंडिया का जो प्रोडक्शन है, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का, हैंडलूम का, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया. ऑब्वियसली क्योंकि ब्रिटिश का हमने यूज करना बंद कर दिया था और जितने भी इंडियन मेड गुड्स है उसको हम क्या कर रहे थे, उसको हम बाय कर रहे थे. तो अपने को ये पता है कि इंडिया में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो उस समय हम बोलेंगे जो जिस टाइप से क्लोथ वर मेड, दैट इज एक्चुअली खादी. तो खादी का जो इस टाइप पे प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. और हम देखेंगे, हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. कैसे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब खादी का जो प्रोडक्शन भी बढ़ा, ठीक है, लोग खादी भी यूज कर रहे थे, पर अपने को पता है कि जो खादी है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है. एंड ऑब्वियसली इतना मास स्केल में प्रोड्यूस नहीं होता था, तो लोग जो है वो धीरे धीरे उनके पास ऑप्शन नहीं था तो वो वापस स्विच कर रहे थे. Now let us look into the phases again. We will discuss this again in detail.
पहले तो हमने लॉन्च कर लिया, जो जो गांधी जी ने बोला वो वाली सारी चीजें फॉलो की गई और उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ ऑन द ब्रिटिश इकोनॉमी, क्योंकि वो एकदम ऑलमोस्ट उनके हर तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई थी, स्पेशली जो इंडिया वाले उनसे लेते सामान जो है वो इंडिया वाले जो उनसे इम्पोर्ट करते थे। बट जब इंडिया वाले इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे तो पूरी प्रॉब्लम आई, जिसके कारण हम देखेंगे धीरे धीरे ये जो मूवमेंट जिस एंथुजियाज्म से, जिस पावर स्टेट हाउस में शुरू हुआ था, उतना ही वो सिर्फ एक साल ही इतना ज्यादा पावरफुल रहा। धीरे धीरे ग्रेजुअली इट स्टार्टेड स्लोइंग डाउन, फेडिंग अवे, एकदम स्लो डाउन हो गया। कैसे? अब ये इसकी रीजन है, एज आई सेड, फर्स्ट रीजन है कि खादी के कपड़े बनते थे, जो खादी के कपड़े वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो एवरीबडी कुड नॉट बाय इट। सेकेंड इज मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ, जो ब्रिटिशर्स बेचते थे, दे वर वेरी वेरी चीपर, क्योंकि ऑब्वियसली मास स्केल में प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, तो और जब मतलब मास में यानी कि हंड्रेड एंड थाउजेंड्स में प्रोड्यूस होते हैं, तो उस चीज की कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और खादी जो है जनरली हैंडमेड छोटे मोटे वर्कशॉप में ऐसे बनती थी, इतनी लार्ज स्केल पे बन नहीं रही थी, तो इसकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा महंगी थी, इसीलिए पुअर पीपल कुड नॉट एक्चुअली अफोर्ड इट। उसके बाद क्या हुआ कि वी अब लोग जो है कितने दिन तक फॉरेन क्लॉथ को ऐसे बॉयकॉट कर सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी कुड नॉट बाय खादी क्लॉथ ऑन ए रेगुलर बेसिस। अब सेकंड पॉइंट, हमने क्या बोला कि ब्रिटिश के जितने भी इंस्टीट्यूट है उसको बॉयकॉट कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, उनके स्कूल्स को, कॉलेजेस को, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, सबने बॉयकॉट कर दिया था। पर इंडिया में इतने अभी तक स्कूल या इंस्टीट्यूट खुले नहीं थे कि बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन हो। तो कितने दिन आप बिना पढ़ाई के बैठ सकते हो, या लोग कितना दिन बिना काम के बैठ सकते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं दे नीड टू डू जॉब, जो लॉयर्स है उनको करना है, जो और प्रोफेशनल्स है उनको कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। how long can they stay without work? Obviously it is not possible। आपको अर्निंग भी मतलब अर्निंग आपको अर्न करना है, आपको लिविंग अपनी चलानी है, एंड स्टूडेंट्स का भी है कि आपको पढ़ाई करनी है। जो कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे थे उनको भी लग रहा था टाइम से हम अपनी कंप्लीट करें पढ़ाई। तो ऑब्वियसली बिकॉज जब कोई ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूट नहीं था, they were coming up, but the problem was it was very slow। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में स्कूल खड़ा हो गया या भाई 10 दिन में एक बड़ा सा कॉलेज खड़ा हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियसली जब उनके पास ऑप्शन नहीं थे तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या करने लग गए, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ वापस जाने लग गए। एंड एज आई सेड, how long can you stay without work? You will have to do work to earn a living, and obviously you cannot sit idle at home without doing anything, just maybe waiting कि कोई ऐसा ऑप्शन आए और अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर भाई इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट होगा या इंडिया वाले कुछ ऑफिस इस टाइप से खोलेंगे, तो हाउ लॉन्ग कैन यू सिट आइडल? तो दिस इज व्हाट फाइनली मेड देम टू जॉइन द गवर्नमेंट जॉब अगेन एंड अगेन। तो इसलिए हम बोलेंगे कि टाउन में क्या है, इस टाइप से ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये धीरे धीरे क्या होने लग गया, स्लो डाउन होने लग गया। This is what happened in towns. After that, we'll see that what happened in the countryside and in the plantation, and also what was the final result of this movement and why was it followed. So we'll do that in the next class. For today, I suppose this much is totally clear to you. So we'll meet in the next class. Goodbye and take care.